हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे कि यूएस ट्रूप्स मिडिल ईस्ट में घुस चुका है, यानी ईरान पर ग्राउंड वॉर करने की तैयारियां चल रही है अमेरिका की। तो चलो हम इसको डिटेल्स में जानते हैं क्या क्या होने वाला है, यानी घटना क्या है, पहले हम वो जान लेते हैं। तो हाल ही में अमेरिका ने लगभग 3,500 सैनिक यानी मिडिल ईस्ट में डिप्लॉय कर दिए गए हैं, जो प्राइमरली मेराइन और नेवी पर्सनल है। यह डिप्लॉयमेंट अचानक नहीं हुआ है, बल्कि पिछले कई हफ्तों से बिल्डअप किया जा रहा है। इसका मतलब है कि अमेरिका धीरे धीरे अपनी मिलिट्री को यानी प्रेजेंस बढ़ा रहा है और एस्केलेट कर रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर तुरंत एक्शन लिया जा सकता है। तो यह सैनिक एक पावरफुल एम्फीबियस असॉल्ट शिप यानी यूएसएस ट्रिपोली के तहत जा रहे हैं। यानी यह कोई सामान्य शिप नहीं है, बल्कि एक मिनी फ्लोटिंग मिलिट्री बेस है, जिसमें एयरक्राफ्ट है, हेलीकॉप्टर, मेराइन है, एडवांस वेपन्स है, ये सब मौजूद हैं। तो इसका उपयोग ऑफेंसिव ऑपरेशन के लिए भी तैयार किया जा रहा है। पहले से ही मिडिल ईस्ट में लगभग 50,000 प्लस अमेरिका सैनिक मौजूद है, जो इराक में, कतर में, बहरीन में, यूएई में, कुवैत में, इन देशों में तो है ही है। और ऐसे में 3,500 सैनिकों का नया अराइवल एक बड़ा संकेत देता है कि अमेरिका अपने मिलिट्री रेडियनेस को अगले लेवल पर ले जा रहा है। तो पेंटागन की बात करें तो, यानी यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन यानी जमीन पर युद्ध के विकल्पों पर एक्टिवली काम कर रहा है। इसका मतलब है कि कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ एयर स्ट्राइक तक नहीं रहेगा, बल्कि बूस्ट ऑन ग्राउंड स्ट्रेटेजी यानी बोट को ग्राउंड स्ट्रेटेजी पर पॉसिबल करना चाहता है। तो इस कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत कैसे हुई वो भी जान लेते हैं। तो 2026 की शुरुआत में मिडिल ईस्ट में टेंशन अचानक नहीं बढ़ा है, बल्कि यह कई सालों से सिमर हो रहा है। तो मुख्य कारण है कि ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम और उसकी रीजनल इन्फ्लुएंस है, जिसे अमेरिका और इजराइल खतरे के रूप में देख रहे हैं। हाल ही में यूएस और इजराइल ने ईरान के कुछ न्यूक्लियर और मिलिट्री टारगेट पर स्ट्राइक किया है, और इन स्ट्राइक का उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को कमजोर करना था। लेकिन इसके बाद भी ईरान ने रिटेलिएशन शुरू कर दिया है। तो ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ा है, ड्रोन छोड़ा है, और प्रॉक्सी ग्रुप्स के जरिए भी गल्फ रीजन और इजराइल को टारगेट किया है। तो इससे कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेट यानी बढ़ चुका है और पूरे रीजन में इंस्टेबिलिटी फैल चुका है। तो यह सिचुएशन अब एक लिमिटेड कॉन्फ्लिक्ट से निकलकर एक फुल रीजनल क्राइसिस बन चुका है, जिसमें कई कंट्रीज इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो यूएसएस ट्रिपोली का स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस क्या है वो भी जान लेते हैं। तो यूएसएस ट्रिपोली एक एडवांस एम्फीबियस असॉल्ट शिप है, जो बेसिकली सी से लैंड पर अटैक करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें F-35B फाइटर जेट लगा हुआ है, हेलीकॉप्टर्स हैं, और हंड्रेड्स ऑफ मेराइन्स भी होते हैं। इसका प्राइमरी रूल होता है कि वो रैपिड डिप्लॉयमेंट करता है, यानी जहां जरूरत हो वहां तुरंत ट्रूप्स उतार देता है, और यह शिप एनिमी कोस्टलाइन के पास जाकर सोल्जर को उतार सकता है, यानी कोस्टलाइन पर इसका ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, तो जिससे सरप्राइज अटैक पॉसिबल हो जाता है। तो इस शिप की प्रेजेंस की बात करें तो अमेरिका सिर्फ डिफेंसिव पोजीशन में ही नहीं, बल्कि ऑफेंसिव स्ट्रेटेजी भी तैयार कर रहा है। यह ईरान के कोस्टल एरियाज पर पॉसिबल अटैक का संकेत भी माना जा सकता है। तो यह डिप्लॉयमेंट साइकोलॉजिकल प्रेशर भी बनाता है, क्योंकि ईरान को यह मैसेज मिलता है कि यह किसी भी समय ग्राउंड इन्वेजन शुरू कर सकता है। तो पेंटागन के ग्राउंड ऑपरेशन प्लान के बारे में जान लेते हैं। तो पेंटागन कई तरह के मिलिट्री ऑप्शंस इवैल्यूएट कर रहा है, जिसमें सबसे पहले लिमिटेड ग्राउंड ऑपरेशनल होगा, यानी छोटे स्केल पर टारगेटेड अटैक करना होगा। इसमें स्पेशल फोर्स मिशन शामिल हो सकते हैं, जो स्पेसिफिक टारगेट को हिट कर सकते हैं, यानी करेंगे। और तो दूसरा ऑप्शन है कि वो स्ट्रेटेजिक लोकेशन पर कब्जा करना चाहते हैं, जैसे ऑयल टर्मिनल्स या मिलिट्री बेसेस पर। इसका उद्देश्य है कि ईरान की इकोनॉमिक और मिलिट्री कैपेबिलिटी को कमजोर करना चाहता है।
तीसरा ऑप्शन की बात करें तो फुल स्केल इन्वेजन करना चाहता है, लेकिन यह सबसे रिस्क की बात है। तो फिलहाल ये कम संभावना वाला माना जा रहा है, क्योंकि इससे बड़े स्केल पर युद्ध भी हो सकता है। तो पेंटागन का फोकस अभी फ्लेक्सिबल स्ट्रेटेजी पर ही है, यानी सिचुएशन के अनुसार ये एक्शन लेना हो सकता है। इसका मतलब है कि यूएस फुल वॉर से बचते हुए मैक्सिमम प्रेशर बनाना चाहता है ईरान पर। तो रैपिड रेस्पॉन्स फोर्स के बारे में जान लेते हैं, यानी 82 एयरबोन्स डिवीजन के बारे में। तो यूएस आर्मी की एलिट फोर्स, जिसको हम 82 एयरबोन्स डिवीजन भी कहते हैं, उसको हाई अलर्ट पर रखा गया है। यह डिवीजन दुनिया की सबसे तेज डिप्लॉय होने वाली मिलिट्री यूनिट है। तो यह फोर्स 18 से 72 घंटे के अंदर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट जोन में पहुंच सकता है। इसका मतलब यही है कि अगर सिचुएशन बिगड़ती है तो यह तुरंत लार्ज स्केल ग्रुप प्रेजेंस एस्टेब्लिश कर सकता है। तो इस डिवीजन के सैनिक हाईली ट्रेंड पैराट्रूपर्स होते हैं, जो एयर ड्रॉप्स के जरिए भी एनिमी टेरिटरी में उतर सकते हैं। यानी ये पैराट्रूपर्स होते हैं, यानी हाईली ट्रेंड होते हैं ये। तो यह स्ट्रेटेजी, सरप्राइज और स्पीड पर आधारित होते हैं, यानी स्पीडली काम करते हैं और सरप्राइज दे देते हैं। तो इसका इन्वॉल्वमेंट यह दिखाता है कि यह सिर्फ प्रिपरेशन नहीं कर रहा है, बल्कि एक्चुअल कॉम्बैट के लिए भी रेडी है। तो यूएस मिलिट्री बिल्डअप के बारे में जान लेते हैं, यानी स्केल और इम्पैक्ट के बारे में। तो मिडिल ईस्ट में यूएस का टोटल मिलिट्री प्रेजेंस अब बहुत बड़ा हो चुका है। इसमें नेवल फ्लीट्स, एयरबेस, मिसाइल सिस्टम और थाउजेंड ऑफ ट्रूप्स शामिल होते हैं। तो नए 3500 सैनिकों के अलावा पेंटागन एडिशनल 10,000 ट्रूप्स भेजने पर भी विचार कर रहा है। तो यह बिल्डअप इराक वार, यानी इराक वार जैसे ही होगा, यानी इराक वार के बाद ये सबसे बड़ा माना जा सकता है। तो यह स्केल यह दिखाता है कि यूएस इस कॉन्फ्लिक्ट को सीरियसली ले रहा है और लॉन्ग टर्म एंगेजमेंट के लिए भी तैयार कर रहा है। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ मिलिट्री तक सीमित नहीं रहेगा, यह जियोपॉलिटिकल बैलेंस को भी बदल सकता है। तो क्या फुल ग्राउंड वॉर होगा, उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो एक्सपर्ट का मानना है कि फुल स्केल इन्वेजन की संभावना तो बहुत कम है, क्योंकि ईरान को टेरेन बहुत चैलेंजेस होते हैं। यानी ईरान का टेरेन जो होता है वो बहुत चैलेंजेस है, जैसे माउंटेन बहुत है, डिजर्ट बहुत है, और अर्बन एरियाज में लड़ाई करना बहुत डिफिकल्ट होगा अमेरिका के लिए। तो ईरान की मिलिट्री स्ट्रेटेजी एसिमेट्री वॉरफेयर पर आधारित होगा, यानी वो सिर्फ मिलिट्री स्ट्रेटेजी पर ही काम करेगा, जिसमें गोरिल्ला टैक्टिक्स हो सकता है, प्रॉक्सी फोर्सेस हो सकता है, और मिसाइल अटैक भी हो सकता है। इससे यूएस को हैवी कैजुअलिटी का रिस्क हो सकता है। तो यूएस वियतनाम और इराक जैसे वॉर से भी सीख चुका है कि लॉन्ग टर्म ग्राउंड वॉर कॉस्टली हो सकता है और अनपॉपुलर भी हो सकता है। यानी यूएस जान चुका है कि अगर युद्ध लंबा चला तो ये हार जाएगा। तो यूएस इसीलिए यूएस लाइकली लिमिटेड ऑपरेशन करना चाहता है, यानी वो लिमिटेड ऑपरेशन करना चाहता है अमेरिका, और एयर पावर पर फोकस करना चाहता है बजाय फुल इन्वेजन के। यानी वो फुल इन्वेजन करना नहीं चाहता है, वो सिर्फ अपने पावर को फोकस करेगा, एयर पावर को, और लिमिटेड ऑपरेशन करेगा। तो ऑयल वार के बारे में जान लेते हैं, यानी खार्क आइलैंड का महत्व क्या है वो भी जान लेते हैं। तो खार्क आइलैंड ईरान का सबसे बड़ा ऑयल एक्सपोर्ट हब है, जहां से लगभग 90% ऑयल एक्सपोर्ट होता है। तो अगर यूएस इस आइलैंड को टारगेट करता है तो, या कंट्रोल भी कर देता है, तो ईरान की इकोनॉमी को भारी नुकसान होगा, क्योंकि इसकी मेन रेवेन्यू सोर्स बंद हो जाएगी। तो इसके अलावा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जो दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऑयल रूट है, वो भी खतरे में आ सकता है। इसके असर ग्लोबल ऑयल प्राइस पर भी पड़ेगा, जिससे पूरी दुनिया में इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी आ सकता है। तो ग्लोबल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा इंडिया सहित, वो भी जान लेते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा असर ऑयल प्राइस पर भी पड़ेगा। अगर सप्लाई डिस्टर्ब हो जाता है तो प्राइस शार्पली इंक्रीज होगा, यानी तेजी से बढ़ने लगेगा, जिसमें इन्फ्लेशन बढ़ेगा। तो इंडिया जैसे ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट कंट्री को सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। जैसे फ्यूल प्राइसेस बढ़ेगा,
ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाएगा और डिले हो सकता है, एसेंशियल महंगे हो जाएंगे। तो ग्लोबल ट्रेड भी प्रभावित हो सकता है क्योंकि मिडिल ईस्ट एक मेजर ट्रेड हब है। तो इससे वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन हो सकता है, जिससे रिसेशन का खतरा बढ़ सकता है। तो रीजनल वार बनता जा रहा है, वो भी जान लेते हैं। जैसे यूएस कॉन्फ्लिक्ट अब सिर्फ यूएस वर्सेस ईरान नहीं रह गया है, बल्कि मल्टीपल कंट्री और ग्रुप्स इसमें शामिल हो चुके हैं। जैसे हिजबुल्ला, लेबनान का हौती जैसे ईरान बैक्ड ग्रुप, ये सब एक्टिव हो चुके हैं। तो इसराइल भी एक्टिवली इन्वॉल्व है, जो ईरान के खिलाफ मिलिट्री एक्शन ले रहा है। इससे सिचुएशन मल्टी फ्रंट वॉर में बदल गई है, जहां कोई जगहों पर सिमुलेटेनियसली कॉन्फ्लिक्ट हो चुका है। तो ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स के बारे में जान लेते हैं, यानी चाइना फैक्टर की बात कर लेते हैं। तो यूएस का फोकस मिडिल ईस्ट में शिफ्ट होने से एशिया पैसिफिक रीजन में पावर वैक्यूम क्रिएट हो सकता है। तो चाइना इस सिचुएशन का फायदा उठा सकता है, खासकर ताइवान इशू पर प्रेशर बढ़ाकर। तो यह ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल सकता है, जिससे नए अलायंस और टेंशन भी पैदा हो सकता है। तो यह कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं है, बल्कि ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स को रीशेप कर सकता है। तो अब हम जानेंगे कि फ्यूचर सेंचुरी में क्या हो सकता है, यानी व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या हो सकता है। तो सिनेरियो 1 की बात करें तो लिमिटेड वार हो सकता है, जैसे स्पेशल फोर्स प्लस एयर स्ट्राइक हो सकता है, यानी ये सबसे ज़्यादा लाइकली, यानी सबसे ज़्यादा हो सकता है। और सिनेरियो 2 की बात करें तो प्रॉक्सी वार एक्सपेंशन हो सकता है, जैसे मिडिल ईस्ट में मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, जैसे ऑलरेडी ये हो चुका है। सिनेरियो 3 की बात करें तो फुल स्केल इन्विजन हो सकता है, यानी लो प्रोबेबिलिटी हो सकता है लेकिन पॉसिबल भी होगा। तो सिनेरियो 4 की बात करें तो डिप्लोमेसी के जरिए भी ये सब हो सकता है, जैसे प्रेशर के बाद भी नेगोशिएशन हो सकता है और अनसर्टन भी हो सकता है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या होगा, जैसे 3500 ट्रूप्स डिप्लॉय कर चुके हैं, जो सिर्फ मिलिट्री मूवमेंट नहीं है, बल्कि वॉर एस्केलेशन का भी सिग्नल दे रहा है, यानी युद्ध आगे बढ़ सकता है। तो पेंटागन ग्राउंड ऑपरेशन प्लानिंग कर रहा है, यानी वो चाहता है कॉन्फ्लिक्ट अगले ही स्टेज में हो सके, लेकिन फुल इन्विजन अभी नहीं हो सकता है, ये कहा है। तो सबसे बड़ा टेकअवे हम क्या सकते हैं, जैसे यह कॉन्फ्लिक्ट अब ग्लोबल इम्पैक्ट वाला क्राइसिस बन चुका है, जिसका असर हर देश पर भी पड़ेगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे वीडियो आपको पाने के लिए या आपको कैसे लगता है वो कमेंट में ज़रूर कमेंट कर दें। धन्यवाद।